एक इंटरव्यू मैंने किया था, अगर आपको याद होगा, मुझे उसकी तारीख याद नहीं है अभी, लेकिन आप जिस दिन वोटिंग थी यहाँ, उससे तकरीबन 10 दिन पहले का वो एक इंटरव्यू था। आपने कुछ सब्ज़ बाग दिखाए थे लोगों को, कुछ चीज़ों पर बात की थी आपने, और आपने कहा था अगर मैं जीता तो ये काम करूंगा। कितना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट वो था, पहली बात। नहीं, अगर आपने उसको असेंबली में जाके रख दिया, क्या आपका काम खत्म? नहीं, अभी तो मेरी बात कंप्लीट कहाँ हुई? मेरी बात अभी कंप्लीट कहाँ हुई? मैंने कहा बंद काम स्टार्ट करूंगा। तो आपको ब्लैक टॉपिंग दिख रही है? लेकिन ये ब्लैक टॉपिंग के प्रोजेक्ट्स तो पहले से मंजूर थे, ये आपको कैसे क्रेडिट मेरी दें? बात सुनो, क्रेडिट मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारा एमएलए सड़कों को ब्लैक टॉप करवाने और इस तरह के बेसिक इश्यूज को एड्रेस करने की पॉलिटिक्स करे, क्योंकि उन्हीं सड़कों पर मैंने भी चलना है, उसी सड़क पर हर एक शख्स ने चलना है। और गड्ढे बड़ी सड़क किसी को पसंद नहीं है, और किसी भी इलाके के लिए खराब सड़क एक तोहमत होती है। यहां से पार्ट डीपीआर बन चुकी है। किस चीज की डीपीआर है? ब्रिज की, फ्लाईओवर तारिक ब्रिज से न्यू बस स्टैंड आप मान के आप चलें। तारिक ब्रिज कह दीजिए, या ये वाली जो हम कह सकते हैं कि आपके घर के सामने से सीधा बस स्टैंड। घर के सामने आपका घर मतलब एक लैंडमार्क बन गया ना, अब एमएलए साहब का घर है। ठीक है, नहीं, लेकिन उसको हमने यहाँ से बनता ही यहाँ से है, ये मैं आपको ये भी बताता चलूं, मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा। मुझे कोई यूनियन होम मिनिस्टर का विजिट था 2022 के अक्टूबर महीने में, तब एक टेम्परेरी ब्रिज यहाँ से बनाया लोगों के आने जाने के लिए, यही फिजिबल और उसकी डीपीआर मैंने बनवा के उसको सबमिट कर। आप चिंता मत ले, आपके घर के आगे का ब्रिज बनेगा, वो लोगों ही यूज करेंगे, आपको उससे कोई फायदा नहीं है। अब नहीं, मुझे भी है इनडायरेक्ट फायदा है, एक पब्लिक के तौर पर फायदा है, आपको पर्सनल फायदा नहीं है। ये हाँ। कुछ माह कबल जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस हुए, और आज आप मान के चलें कि नई हुकूमत को बने हुए तकरीबन 1 से 1.5 माह हो चुका है। और 21 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर के सभी ने एमएलएज ने ओथ भी ली थी, और हम मान के चलें कि जिस दिन उन्होंने ओथ ली, जिस दिन उन्होंने कसम उठाई, असल में उनका टेन्योर उसी दिन से शुरू हुआ गिना जाता है। 21 तारीख और आज आप मान के चलें तकरीबन 3 हफ्ते से भी ज़ायद का वक्त हो चुका है। अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं, या हम कहें कि 1 महीना होने को है। इसमें तो हम किसी पे ज़्यादा तवक्को रखें तो वो बात बनती नहीं, क्योंकि अगर किसी का 5 साल का टेन्योर है और उसे कम से कम 2-3 महीने चाहिए सिस्टम समझने के लिए, लेकिन एक चीज़ का पता चलता है कि आखिर वो शख्स जिसे कि आपने चुना है वो किस राह पर चल रहा है। मेरे साथ इफ्तिकार जी हैं, आप सब जानते हैं कि एमएलए राजौरी हैं। पहले कहा जाता था कि इन्हें कभी राजौरी में देखा नहीं गया, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इन्हें अब जानते हैं अच्छे से, क्योंकि ये इनके एमएलए हैं। आज बात हम करेंगे सिर्फ उन चीज़ों पर जिन चीज़ों को लेकर ये अगले 5 साल राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की तकदीर बदलने की बात करते हैं, कि आखिर जो ये सपने लोगों को दिखा रहे हैं, क्या उनकी कुछ पॉलिसीज, उनके कुछ प्रोग्राम्स इनके जहन में हैं भी, या फिर वही हवा में तीर वाली बात। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये अहम कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उस वक्त हमने इनके साथ एक इंटरव्यू किया था, जिस इंटरव्यू में कुछ चीज़ों पर बात हुई थी, तो इन्होंने अपनी कुछ एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे सामने शेयर किए थे। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या वो विजन डॉक्यूमेंट इन्हें याद भी हैं, या फिर वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट था लोगों को बहलाने का। इफ्तिकार जी, सबसे पहले इलेक्शन जीतने के बाद हम पहली बार आपके पास आए हैं, ऑफिशियली चेहरे पर आपको पहली बार मुबारक मेरी तरफ से। शुक्रिया। मैंने अपने लाइन में एक चीज़, अपनी बात में एक चीज़ कही, कुछ लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे लड़के को मैंडेट दे दिया जो राजौरी में कभी देखा नहीं था। बहरहाल वो लड़का सिर पे ताज पहन कर आ गया एमएलए का, वो किस्मत का खेल है, उस पर भी हम नहीं जाते। एक इंटरव्यू मैंने किया था, अगर आपको याद होगा, मुझे उसकी तारीख याद नहीं है अभी, लेकिन आप जिस दिन वोटिंग थी यहाँ, उससे तकरीबन 10 दिन पहले का वो एक इंटरव्यू था। आपने कुछ सब्ज़ बाग दिखाए थे लोगों को, कुछ चीज़ों पर बात की थी आपने, और आपने कहा था अगर मैं जीता तो ये काम करूंगा। हम एक एक करके उन चीज़ों पर भी आएंगे, जनरलाइज्ड बात अभी हम करते हैं। कितना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट वो था, पहली बात। अगर वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, आप सच में वही विजन दिमाग में रख के चल रहे हैं, तो क्या फर्दर प्रोग्राम है आपका उस विजन को अमल में लाने का? सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 8 तारीख को, मुझे जब रिज़ल्ट हुआ तो मैं एमएलए बना, और उसके बाद 21 तारीख को हमारी ओथ हुई। मैंने 25 तारीख को जब वोटिंग हुई
और उसके बाद 25 से 8 तारीख तक बीच में रेस्ट पीरियड था, क्योंकि काउंटिंग हमारी 8 तारीख को थी। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं उस दौरान भी मैंने रेस्ट नहीं किया, बल्कि मैं लोगों में था। और 8 तारीख को जीतने के बाद लोगों ने जब बहुत प्यार दिया, वोट दिए, हर ज़ात हर मज़हब के लोगों ने बेइंतहा प्यार दिया और यहाँ से मुझे जिताकर असेंबली में भेजा, तो लोगों ने एक बड़ी उम्मीद के साथ मुझे असेंबली में भेजा। आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, सब्ज़ बाग। आपने मेरी असेंबली की स्पीच सुनी, जो मेरी फर्स्ट स्पीच सुनी, अच्छी स्पीच थी, सभी ने तारीफ की। उसमें मेरा मैनिफेस्टो दिखा आपको। हाँ, आपने जीएमसी की बात की, यूनिवर्सिटीज़ की बात की, और वहाँ भी सब्ज़ बाग पे बात हुई। उसमें यूनिवर्सिटी की बात की हुई, जीएमसी की बात हुई, तो अगर डेली वेजर्स की बात हुई, तो किश्तवाड़ के वो फायर विक्टिम्स की बात हुई, रजौरी के टूरिज्म की बात हुई, रोड कनेक्टिविटी की बात हुई, मिनी सेक्रेटरीट की बात, रिक्रूटमेंट की बात की आपने, मिनी सेक्रेटरीट की बात की, हुई, बस स्टैंड शिफ्ट करने की बात की हुई। तो एक एमएलए को लोग चुनकर भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ असेंबली में उठाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की कि जो मेरा विजन था, मैंने मैनिफेस्टो में यूनिवर्सिटी को रखा, हाँ, और मैंने असेंबली में भी उसको रखा। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, अगर मैंने स्टंट होता पॉलिटिकल, तो मेरा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था बनने के बाद तो चेंज हो जाता है। नहीं, अगर आपने उसको असेंबली में जाके रख दिया, क्या आपका काम खत्म? नहीं, अभी तो मेरी बात कंप्लीट कहाँ हुई? मेरी बात अभी कंप्लीट कहाँ हुई? मैंने कहा कि अगर वो स्टंट होता, अगर मुझे उस पर काम नहीं करना होता, तो मेरा पहली जो स्पीच है, जब सरकार बनी तो सरकार का कार्यकाल कैसा रहेगा, उसमें क्या उनकी उपलब्धियां होंगी, उसका एलजी एड्रेस होता है कि एलजी साहब बताते हैं कि क्या है, और उस पर डिस्कशन। तो वो मेरी पहली स्पीच थी। तो मेरा क्या क्या कार्यकाल हो सकता है, मैंने किन इश्यूज़ पर काम करना है, वो इश्यूज़ मैंने टच किए। और आपने देखा कि मेरे बनने के बाद, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने हमेशा कैंपेन में कहा था कि मैं बदले की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति करने आया हूँ। और बदले की राजनीति होती तो जो काम ये स्टार्ट है, ये बंद करो जी, मैं नया काम करवाऊंगा। मैंने कहा बंद काम स्टार्ट करूंगा। तो आपको ब्लैक टॉपिंग दिख रही है? लेकिन ब्लैक टॉपिंग के प्रोजेक्ट्स तो पहले से मौजूद थे, ये आपको कैसे क्रेडिट? मेरी बात सुनो, क्रेडिट नहीं मैं ले रहा। मैंने क्रेडिट, मेरे किसी भाषण में आपने सुना है कि मैंने कहा ये मैंने सैंक्शन करा के लाए? मैंने ये कहा कि यह प्रोजेक्ट सैंक्शन किसने करवाए, कहाँ से आए, वो कभी भी हुए, उसमें लेकिन बंद पड़े थे ना, बंद थे। हाँ, उसको स्पीड अप, मेरा हमेशा वर्ड होता है। कैसे आपने करवाया? नहीं, आप मुझे बताइए, पब्लिक जानना चाहिए आपने कैसे स्पीड अप। देखिए, मैं एमएलए हूँ और लोगों, रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने मुझे चुनकर असेंबली में भेजा। हाँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, असेंबली का रुकन है आप। मैं लोगों के लिए आंसरेबल हूँ और यहाँ के ऑफिशियल मुझे आंसरेबल है। ठीक है, क्योंकि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव। हम ये मान के चलें कि जो काम बंद पड़े थे कुछ छोटी मोटी वजह से, हाँ, आपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को खींचा, उनसे बात की, डायरेक्शंस दी, कुछ देखिए मैंने सीधा एडमिनिस्ट्रेशन वो ठीक करवाए और काम स्टार्ट हो गया। आज आप देखेंगे ऐसा तो है नहीं, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, लेकिन आपने देखा कि रजौरी के अंदर ही हर दिन कोई ना कोई रोड जिस पर ब्लैक टॉपिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। और बनने के बाद आपने मेरी अगर फर्स्ट स्पीच सुनी होगी या उसके बाद जितने मेरे इंटरव्यूज, तो मैंने कहा था ये बंद काम स्टार्ट होंगे। इफ्तिखार जी, मैं और मैं एक बात, मैं उसका नहीं, मैंने एक वादा किया था कि जो बंद काम है वो स्टार्ट होंगे, तो हो गए। अब उसमें मैं क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ। मैं अब एक बात। अच्छा, दूसरी बात, मैंने बोला था कि मेरी प्रायोरिटी हेल्थ, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रोड कनेक्टिविटी। बिल्कुल। आपने, जहाँ तक मैंने हेल्थ की बात है, मैंने जब
ये एक्सरेज की मशीन खराब हुई हाँ, आपने हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात की कि जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हमारे पास पहुंची और वहाँ बात असेंबली में आपने असेंबली में बात की और हेल्थ मिनिस्टर से बात की। स्कीला इट्टू मैडम की रजौरी विजिट जो हुई है अब इसमें भी आपने उनसे बात की ठीक, और ये वहाँ वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2 बातें। तीसरा एजुकेशन की बात है तो बाजवा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, हाँ, मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा कि इससे आपको वोट क्या मिलने हैं। मैंने कहा ये बात सच है, वोट मिले ना मिले लेकिन मेरे आने वाली नस्लों को, एसेट है वो, मेरी आने वाली जनरेशंस को फायदा होगा। बिल्कुल। और आपने देखा कि वो बात सिर्फ बात करके मैंने नहीं छोड़ दी, मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। अभी वाइस चांसलर नहीं आ गए, मैं उन्हीं का वेट कर रहा था, 1-2 दिन में मैं उनसे मिलने वाला हूँ। ठीक। और यूनिवर्सिटी के इंटरनल हालात क्या हैं, उनको हमारी क्या सपोर्ट, यूनिवर्सिटी के इंटरनल हालात जो है उनको सबसे पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। एम्प्लॉइज को सपोर्ट देने की जरूरत है। और एज ए एमएलए देखो, मैं वहाँ कमांड करने नहीं जाना चाहता, हाँ। मैं पॉलिटिकल स्टंट के लिए मैं उनको ये बात कहता हूँ कि एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इंडिया अलायंस की सरकार है और मैं एमएलए हूँ, एज ए एमएलए क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है इफ्तिकार जी, ये बातें आगे क्योंकि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम से कम वक्त में अपने इस इंटरव्यू में समेट लें। आप एमएलए बने हैं, मैं एक अपने अलग प्रोफेशन से आता हूँ, लेकिन समाज में जिस तरह से आप दिन को अगर 1000 लोगों को मिल रहे हैं, हम 100 लोगों को ज़रूर मिल लेते हैं, हमें भी कुछ चीज़ों का पता है। आपने सड़कों की ब्लैक टॉपिंग की बात की, ठीक है, कुछ सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का काम रुका हुआ होगा जिनको आपने शुरू करवा दिया, लेकिन ये सड़कों की ब्लैक टॉपिंग आप जब एमएलए नहीं थे तब भी होती थी, जब ब्यूरोक्रेटिक रूल था तब भी होती थी, जब कोई और एमएलए यहाँ का होता था तब भी होती थी। दीगर कुछ चीज़ों की आपने बात की, मैं मानता हूँ असेंबली में जो आपने ऑन रिकॉर्ड स्पीच की है उससे कोई मना नहीं कर सकता, और मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि आपकी वो स्पीच सुन के कुछ मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि पहली स्पीच शायद आप मतलब नॉर्मल सी करेंगे, लेकिन आपकी वो स्पीच अच्छी थी। और जो हमारे मुजफ्फर इकबाल खान है उनकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी, जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारा एमएलए सड़कों को ब्लैक टॉप करवाने और इस तरह के बेसिक इश्यूज को एड्रेस करने की पॉलिटिक्स करे, क्योंकि उन्हीं सड़कों पर मैंने भी चलना है, उसी सड़क पर हर एक शख्स ने चलना है, और गड्ढे बड़ी सड़क किसी को पसंद नहीं है, और किसी भी इलाके के लिए खराब सड़क एक तोहमत होती है, और वहां पे गाली निकाली जाती है उस इलाके के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर, ऑफिसर से लेकर, सिविल सोसाइटी से लेकर हम जैसे जर्नलिस्ट को भी, जो सीधी सी बात है। हम भी कहीं बाहरी इलाके में जाते तो हम तो ये कह देते कि ये तो समाज शायद मरा हुआ होगा कि ये सड़कें हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि हमारा एमएलए एक लंबी विजन का एमएलए हो, एक लंबी सोच वाला एमएलए हो। उसको पता हो कि आज से 10 साल के बाद यहाँ पर रजौरी में क्या चीज़ें ज़रूरत में होंगी, जिनका आज ही काम शुरू करने की बात कही है। मैं आपको उसमें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी। आपने जीएमसी की बात की, जीएमसी में हमारे पास मसाइल हैं। सबसे बड़ा तो इशू वहाँ पे वर्क फोर्स का है, सिर्फ 40% स्टाफ वहाँ पर है। आज उस जीएमसी को बने 9 साल हो चुके हैं। अगर कोई अब ये बोले कि ये नया जीएमसी है, मुझे लगता है वो एक गलत वर्ड यूज होता है। न्यू जीएमसी अब ये नहीं रहा है। 9 साल का बच्चा तो पूरा होशो हवास में होता, तो ये 9 साल का बच्चा नहीं रहा है। कैथ लैब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें कि हार्ट रिलेटेड सारी सर्जरीज की जाती है। यहाँ पर आज तक उसका नींव पत्थर ही नहीं रखा गया, क्योंकि कहते हैं न्यू जीएमसी है। भाई आज उसको रखोगे, उसको बनने में 2 साल लगेंगे, फिर तैयार होने में 1 साल लगेगा, फिर फुल फ्लैज फंक्शनिंग होने में उसके 2 साल लगेंगे, 5 साल तो वैसे ही लगने हैं। मेरा एमएलए ऐसा क्यों नहीं है कि वो 10 साल लंबी सोच रख के चले, वो क्यों सड़कों पर ही अटक चुका है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब मेरे लोगों को खाना नहीं मिल रहा और मैं 5 स्टार की बात करूं, तो मुझे 5 स्टार के साथ साथ पहले इंश्योर करना कि मेरे आदमी को खाना मिले, बेसिक से लेकर एडवांस हर एक चीज पे ध्यान देना है। देखिए जब मैं एमएलए बना, मतलब मैं हाईवे की बात करूं और मेरी जो अंदर की सड़कें हैं उस पे खड्डे पड़े हो, हाँ वो तो दुरुस्त है। ठीक, मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने आपको ये बात बोली कि मैंने इन चीज़ों को जो छोटे छोटे इश्यूज थे इनको एड्रेस किया। मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूं आपने छोटे इश्यू एड्रेस किया, आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब जो आपका विजन क्या है बड़ी चीज? मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात, आपने मेरी एक स्पीच सुनी होगी
कि मैंने कहा मेरा विजन है कि रजौरी के अंदर एक इंटरनेशनल स्टेडियम, शायद आपके पास सुनी है, सुनी। और मैंने इंटरनेशनल स्टेडियम की, अगर मैंने ये भी कहा कि अगर धर्मशाला के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है तो रजौरी क्यों नहीं बन। बिल्कुल। और आपने देखा मेरी पहली स्पीच में ये बात कही गई कि रजौरी जो है ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली सबसे फेवरेबल लोकेशन है, और इसको टूरिज्म पे क्यों नहीं। अगर आप 120 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर है, तो और अगर यहाँ स्टेडियम बन जाता है, जो कि आप कोई बोले कि यार कहाँ, लेकिन विजन की बात है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और अगर स्टेडियम बन जाएगा तो कितना बड़ा टूरिज्म बूस्ट होगा, यहाँ एयरपोर्ट बनेंगे, यहाँ होटल इंडस्ट्रीज, तो मेरा काम खत्म। क्योंकि तो ये पहले मैंने अपने उस पे भी कहा, और उसके बाद इस पे मैंने सतीश शर्मा जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनसे बात की। मतलब आपका एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का एक विजन है 5 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद जो मेरा एक तो रोड कनेक्टिविटीज जो हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा कॉलेज जो जीएमसी, उसको हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट जोड़ना है थ्रू बीजीएसपी यूनिवर्सिटी। क्या आपको मैं बताऊं, उस पे मैंने डीपीआर बनवा दी है। ठीक है। और एक्सियन पीडब्ल्यूडी ने डीपीआर तैयार करके मुझे सेंड कर दी है, और वो मैंने ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनको भी बता दी। ठीक। मेरी मीटिंग हुई थी जिस दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नौशहरा में मीटिंग। आपको अगर आपके सोर्सेज वहां अंदर होंगे तो अंदरोला के ब्रिज के बारे में, जो कि इनकम्प्लीट एक तरफ उसकी इनकम्प्लीट, और इशू क्या था कि उसके नॉमेनक्लेचर का इशू है, वहां पाइप स्ट्रक्चर बनाना है, ये जो भी है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। तो वो मैंने बात की, बस स्टैंड शिफ्ट करने की बात की। अगर मेरी कल की विजिट आप देखेंगे तो मैंने ईओ साहब को साथ लिया, और मैंने कहा ये बस स्टैंड शिफ्ट कब होगा, और 2-3 दिन के अंदर बस स्टैंड के कुछ रूट्स की बसेस पार लगने। जो ये वाला बस स्टैंड बंद था, मैं यही पूछने लगा था क्या नुकसान तो नहीं हो गया। आप एक बात, मेन सिटी को नहीं, मैंने अभी एक बात को समझो, इस बस स्टैंड को कितने साल हो गए? 20 साल। हमारा भी जब हमने वोट संभाली थी तब से एक नया बस स्टैंड बन रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, पहले एक शोरूम सिटी में होता था, अब सब बाहर हैं। अब ना सिटी वाला शोरूम वही है और दूसरा खुल गया। तो अब क्या सिटी वाले का काम बंद हो गया? नहीं, चल रहा। आप मुझे बताइए कब तक आप 10 कनाल के बस स्टैंड पे आप रजौरी का ये बोलेंगे कि नुकसान हो जाएगा। हम इसको मैनेजमेंट के साथ करेंगे। बिल्कुल। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सारा शिफ्ट यहीं कर दो। आज तो ये उसके लायक भी नहीं रहा, क्योंकि 20 साल में जो गाड़ियों की कैपेसिटी है बहुत बढ़ गई। मैं ये कहता हूँ कि जैसे थन्ना मंडी और दरहाल, उसकी बसेस ऊपर जिस पे मैं ब्लैक टॉपिंग अभी करवाई है हमने, वहाँ शिफ्ट कर दो, आपकी ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगी। आप बुद्धल, कोटरंका, ये वाले रूट की और नौशहरा की बसेस आप यहाँ पार कर दो, पांजे का आपका जाम नहीं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सवारी जिसने मेन सिटी से सामान लेना उसने वहीं से लेना है, बस स्टैंड कहीं पे भी। ठीक है, तो आप ठीक है, बस स्टैंड जो है वो मैंडर वाला वहीं रहे, सुरनकोट वाला वहीं रहे, मंजाकोट, ठंडी कस्सी। तो देखिए वर्किंग तो, क्योंकि जिसने आना है वो जहाँ जाना है वो जाना है, लेकिन हम इसलिए कि भाई अब हम शिफ्ट नहीं करेंगे, तो कब तक शिफ्ट नहीं करेंगे? जब बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया, अब तो लोगों ने घर भी बाहर बनाना शुरू कर दी। बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट, मतलब उनको भी हम ख्याल रखेंगे, ये मेरी कमिटमेंट थी उनके साथ, लेकिन हमने ये स्टार्ट किया। दूसरा, मैंने जो विजन की बात की, एक तो पहला विजन वो है, कनेक्टिविटी की बात की। जो अलग अलग अनकनेक्टेड एरियाज थे, जैसे चढ़ान से एक ब्रिज बनना है जिसका नाम है चढ़ान टू संकारी। आपने जब मैनिफेस्टो में भी और अनफॉर्चुनेट बात क्या थी कि एक दिन मैं चढ़ान में मीटिंग की और फिर संकारी में दूसरी मीटिंग थी, और अगर मैं सीधा जाता तो 5 मिनट और वहां से घूम कर आया तो 1-1.5 घंटा। बिल्कुल। तो वो ब्रिज पे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। काम स्टार्ट मतलब डीपीआर बनवा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का? ना, डीपीआर बना के पहले प्रोजेक्ट में प्रोसेस चलेगा। ठीक है। अभी
आपको पता है कि शहर एक फेस होता है किसी भी, बिल्कुल। और मैं हेडक्वार्टर का एमएलए हूँ। यहाँ से हमने डीपीआर बनवा दी है, ये न्यू बस स्टैंड से ये सर्कुलर रोड, यहाँ से पार्ट डीपीआर बन चुकी है। किस चीज की डीपीआर है? ब्रिज की, फ्लाईओवर, तारिक ब्रिज से न्यू बस स्टैंड आप मान के आप चलें। तारिक ब्रिज कह दीजिए या ये वाली जो या हम कह सकते हैं कि आपके घर के सामने से नहीं, सीधा बस मेरे स्टैंड। घर के सामने आपका घर मतलब एक लैंडमार्क बन गया ना, अब एमएलए साहब का घर है ठीक ये। है, नहीं लेकिन उसको हमने यहाँ से बनता ही यहाँ से है, ये मैं आपको ये भी बताता चलूं, मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं कर नहीं, मुझे कोई comfortable- यूनियन होम मिनिस्टर का विजिट था 2022 के अक्टूबर महीने में, तब एक टेम्परेरी ब्रिज यहाँ से बनाया था गया लोगों था। के आने ठीक जाने के है। लिए, यही फिजिबल और उसकी डीपीआर मैंने बनवा के उसको सबमिट कर। आप चिंता मत ले, आपके घर के आगे का ब्रिज बनेगा, वो लोगों ही यूज करेंगे, लोग- आपको उससे कोई ठीक फायदा है। नहीं है। अब नहीं, मुझे भी है इनडायरेक्ट फायदा है, एक पब्लिक के तौर पर फायदा है, तो आपको पर्सनल फायदा नहीं है। ये हमने वो ये- अच्छा अच्छा ठीक है, ये कर दिया। अब एक रोड जिस तरीके से यहाँ से अब्दुल्ला ब्रिज से ये एक सर्कुलर रोड निकली, एक इसके सामने पार है जो वहाँ से बस स्टैंड के कॉर्नर से एक रोड अंदर आती है जो कि आईटीआई तक आती है। हाँ ठीक, वो क्राइस्ट स्कूल तक, क्राइस्ट स्कूल तक, और वहाँ एसटी जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल हाँ तक, कॉन्वेंट स्कूल तक, हॉर्टिकल्चर ऑफिस के ग्राउंड से Horticulture ऊपर चली जाती है, गुजर हॉस्टल के सामने लेकिन जाके अब निकलती है। मैंने डिपार्टमेंट को ये बोला है कि आप फिजिबिलिटी देखिए, जैसे इस तरफ रोड हमने सर्कुलर रोड थ्रू कर दी, उसको नीचे जो सीधा उसको मलिक मार्केट से दरिया ऊपर- के किनारे 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 ऊपर तक, वो उसकी फिजिबिलिटी देखते अगर बन सकती है, बन सकती है तो दोनों तरफ हो जाएगा, लाइट लग जाएंगी, एक ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगी और सिटी के कंजेशन भी कम होगा, लोगों को कनेक्टिविटी। एक्सेस मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। बिल्कुल। बंडाला ब्रिज बंद था, पडाला ब्रिज आर्मी के साथ इशू है, वो फाइल दिल्ली में है, वो जल्दी और through हो जाएगी। उसको मैंने चीफ मिनिस्टर के साथ टेकअप ठीक है। किया। मतलब आप क्रेडिट ले लेते हैं? नहीं, क्रेडिट नहीं, मैंने पहले ही बोला क्रेडिट की राजनीति नहीं मेरी। मैं जब कह रहा वो हूँ फाइल तो पहले दिल्ली में है। अरे तो चल क्यों नहीं रही है? अब देखिए अगर पड़ी है, अब मैं बोलूँ वो किसने अच्छा, लाया? आपने उसमें क्या किया? नहीं, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, ठीक, मैंने कहा सर वो ये बंद है। ठीक है। देखिए होना ये चाहिए था, मैं तो कहूँ कि अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शंस थी, दैट इज बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स। आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, हाँ ठीक है, जो भी मतलब government department है ना। डिपार्टमेंट से, बिल्कुल तो पहले कर लेते ना। ठीक। मतलब इतने करोड़ खर्चने के बाद आपको याद आया 8 साल से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पार्ट पर तब की लीडरशिप की विल पावर कह सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो हम उस पर जाते ही नहीं है। ठीक। तो अगर आप मैं ये बोलूँ कि क्रेडिट या डिसक्रेडिट की बडाला बात नहीं, मांग का काम जल्दी शुरू हो सकता है। हो सकता है। एक ब्रिज बन रहा है पलमा से कोटदड़ा, जी पलमा से महरा चौकियां, हाँ, उसका काम भी बंद है। उसका बंद है, वो भी मैंने उनको बोला वो फंड्स का कुछ इशू है कि उसमें टेंडर तो लगाया लेकिन पैसा नहीं आया। ठीक। लेकिन वो भी मैंने उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में मैंने वो भी टेकअप किया। फिर सबसे बड़ी बात, पिछले 20 साल से यहाँ के लोकल लोग पावर में रहे, मिनी सेक्रेटरी नहीं बन पाया। मिनी सेक्रेटरी नहीं बन पाया। मैंने असेंबली में उसका उठाया और मैं आपको ऑन द कैमरा ये बोल रहा हूँ कि मिनी सेक्रेटरीट का काम बहुत जल्द वहीं स्टार्ट होगा। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जहाँ एग्जिस्टिंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहीं बनना चाहिए, नहीं आप ठीक है, वो या आप बॉयज सेकेंडरी स्कूल में बने। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम भी होश संभाले थे तब रजौरी में एक मिनी सेक्रेटरीट का जिन निकला था बोतल से। देखिए एक ठीक बात है, उसके बाद चला कि मिनी सेक्रेटरीट का काम चल पड़ा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया। देखिए सेंट्रलाइज लोकेशन हो, किसी को दिक्कत ना हो। एक बात, मेरी बात सुनिए। देखिए ना मैं इंटरेस्टेड इधर हूँ ना मैं उधर। हाँ, जहाँ सबको मेरा पर्पस ये था बनना चाहिए कि बनना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को ऐसा बहुत लग गया है, बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को। कंट्रोवर्सी को हम तूल ना देके बिल्कुल इसको स्पीड अप करें। फिर यहाँ मिनी सेक्रेटरीट का काम जल्दी शुरू होगा। शुरू होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा, आप कहते हैं कि विजन की बात, विजन 20 साल से हम गंद कहाँ डाल रहे हैं? हमारे पास नहीं है गार्बेज डंपिंग पॉइंट ही नहीं है। है। और आपके घर के नाले के उस तरफ मेरा सारा घर कचरा क्या, डाला जाता है। वो मैं आप शहर में रहता हूँ, ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेट। और बनने के बाद जब मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आपको पता 11 गारंटीज में मेरी एक गारंटी भी थी, गार्बेज डंपिंग साइट। आपको 2 दिन के अंदर एक लिगेसी वेस्ट, वो जो ये गंद पड़ा है, अब क्या होता था, डालते थे वो पूरा एक उस पे चीले, वो वार्ड नंबर 4 में लोगों के बाद आपसे एक मीटिंग भी हुई थी म्युनिसिपैलिटी की, वो एक प्लांट स्टार्ट।
लेकिन परमानेंट इलाज बताए ना। मैं उस पे बता रहा हूँ ना, आप 2 दिन के बाद 2 दिन में, और मैंने उसको कंटिन्यू फॉलोअप किया, और फॉलोअप करके वो मशीन आ जाएगी, यहाँ से गंद उठ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब उसका परमानेंट ये है कि मैंने ईओ साहब से और डिप्टी कमिश्नर को बोला है, उन्होंने एक कोई लैंड आइडेंटिफाई की थी, ठीक है, वो वाला इशू हुआ नहीं। अब हम इस तरफ बडून में देख रहे हैं। अब जब यहाँ से गंद उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक ऑलरेडी गंद पड़ा है, 15 साल से वहीं डाल रहे हैं, तो जब वो वाला गंद उठा लेंगे फिर वो, क्योंकि वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है वो, क्योंकि तो फिर बाद में वहाँ गंद तो जमा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने ये बात, मैंने ईओ को बोला है और डीसी साहब को, और तहसीलदार साहब भी इसमें इन्वॉल्व करके, स्टेट लैंड हमारे पास है काफ़ी सारी, तो चाहे मुरादपुर वाली साइड है या बडून वाली साइड, वो 1-2 जगह स्पॉट देखे तो वहाँ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे अभी ये गंदा है इसको पार्क सा बना दें कुछ लोगों के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, पहले सफाई हो जाए। हाँ, पहले तो वहाँ सफाई हो जाए। स्टेडियम भी बड़ा अच्छा, एक मिनी स्टेडियम बन सकता है इधर। मैं कहता हूँ वो तो जगह मिल जाएगी तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन पहले उसकी जरूरत कुछ और बनाने के चक्कर में ना हो आपके जीन कुछ और निकालेंगे उससे, कुछ अलादीन के मैं विजन की बात आपको कर। अब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अगर हॉर्टिकल्चर, कश्मीर के अंदर लोग हॉर्टिकल्चर के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करके वो कमा रहे हैं, तो हमारे पास क्यों। मैंने यहाँ ये जो एग्रीकल्चर अलाइड डिपार्टमेंट है, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, HADP में आते हैं, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो मैंने उनको बुलाया। मैंने एग्रीकल्चर जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब को मैंने बोला, सुमित जी, सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट आपको पता है क्या है, और जो मैंने सीखा है, आप हैरान हो जाएंगे एज ए जर्नलिस्ट, 1037 स्कीम ऑनलाइन है। हाँ, पब्लिक गारंटी सर्विसेज एक्ट में 1037। अब ऑनलाइन स्कीम में तो ये होता ना कि घोटाला हो ही नहीं सकता, हाँ, क्योंकि सब कुछ वेबसाइट पे है, और डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर DBT है, डायरेक्ट बैंक पता है सबसे बड़ा सिंडिकेट किसमें है, इसी में सबसे बड़ा घोटाला इसी में है। उसका रीजन क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी एक डिपार्टमेंट की। अब उन्होंने स्कीम ऑनलाइन कर दी। अगर आप मुझे भी कहेंगे, एक पढ़े लिखे आदमी को, जिसको कंप्यूटर, जो फ़ोन चलाता है स्मार्टफोन, लेकिन उसको भी बोलोगे आप ऑनलाइन अप्लाई करो तो वो भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। तो एक गरीब आदमी जो भेड़ बकरियां चलाने वाला है, वो शीप हस्बेंड्री से कैसे ऑनलाइन करेगा। उसको दुकान पे जाना है, 200 रुपये खर्चने और ऑनलाइन करवाना है। अरे दुकान पे उसको कौन बता रहा है, वो साइट ही उसकी डाउन होगी। हाँ, अब हो क्या रहा है कि मुझे इस बात का पता चल गया, बड़ी मज़ेदार बात है, समझना, और ये आप इसको उठाना, और मैं तो हर जगह उठा रहा हूँ। वो क्या करते हैं, उसको पता है कि इस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करके ये स्कीम हम मुझे मिल सकती है। वो उस डिपार्टमेंट का बन गया माफिया। उसने 1 साल में भरा और खुद के लिए लिया। अब उसको तो पता है कैसे करना। 10 रिश्तेदारों के ले लिए। उसके दूसरे साल उसने रिश्तेदारों का भरवा दिया। अब ऑफिसर इसलिए भरी हैं, वो कहते हैं ऑनलाइन जो अप्लाई हुआ हमने तो उसी को देना है। और गरीब आदमी जो गाँव का है, रह रहा है, वो रह रहा है। अनफॉर्चुनेट पार्ट सुनिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों वो स्कूटी जो है डिसेबल्ड पर्सन को स्कूटियाँ बांटी, व्हील चेयर्स बांटी। एक 117 बेनिफिशरीज थे। अब मुझे बताइए, ये पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है। उन प्रोग्रामों में लोग, आपको इनविटेशन था? नहीं था। क्यों? ऑफिशियल प्रोग्राम सरकार का, गवर्नमेंट का, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने क्यों इंफॉर्मेशन नहीं दी किसी मीडिया वाले? अगर कहीं किसी की विजिट होगी तो वो इसलिए कि वो डिपार्टमेंट डायरेक्टली किसके साथ रिलेट है, उस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गरीब लोगों के साथ डिपार्टमेंट। अगर आप वहां जाते, आपने स्टोरी भी नहीं की होगी। अगर आप स्टोरी करते तो 100 लोगों को पता चलता कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये काम, ये स्कीम्स हैं। फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कल वीक सेलिब्रेट किया, वीक की स्टार्ट ठीक सेलिब्रेशन। आपको उसका इनविटेशन था? क्यों? कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो तो लोगों के साथ है। और मैंने बोला
मैंने कहा पीडिया क्यों नहीं है? हम ये गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो सेरेमोनियल होगी है। मेरा फोटो खिंचवाया, मेरा पर्पस, आप सोच, विजन क्या है? मैंने यह ऑफिस एस्टेब्लिश की है क्योंकि मैं तो ब्रिज का काम करूंगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में। अब अगर लोगों को अप्लाई करना नहीं आता तो क्या हम लोगों को छोड़ दें? मेरे पास, मैं आपको सुमित जी बताऊं, मेरे पास यहाँ एक लेडी आई, उसने कहा मैंने डीसी साहब से बात की, उसका मकान जल गया, तो उसने कहा कि आप इसको लिख कर भेजो। मैंने उसको बोला, मैं क्या उनको बोला, मैंने कहा आप एक एप्लीकेशन लिख कर लाओ। उसने बोला मैं कहाँ से एप्लीकेशन लिखूँ, मुझे पता नहीं। फिर मैंने यहाँ से लड़के को भेजा वहाँ एप्लीकेशन, तो लोग को नहीं पता, गरीब लोग हैं, अनपढ़ नहीं जानकारी। तो मैंने ऑफिस एस्टेब्लिश किया। ऑफिस में मैंने कंप्यूटर वाला एक लड़का नोइंग रखा है, इंटरनेट फैसिलिटी रखी है, फोटो स्टेट रखा है, उसमें प्रिंटर रखा है। जो भी स्कीम्स होंगी हम अवेयरनेस स्कीम लगाएंगे, अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, उसमें जो और मैंने डिपार्टमेंट को बोल दिया है, मैंने कहा सब पंचायतों में लगाएंगे। वहाँ से जो आदमी जो डिज़र्व करता है उसको हम अप्लाई करेंगे अपने ऑफिस से, वो मेरे ऑफिस से अप्लाई करेगा और उसके बाद घर चला जाएगा। इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे और ये अगर हम कर ले तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम यही है कि इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना और जो स्कीम्स हैं उसको लोगों तक पहुँचाना। हम इन्हीं के इश्यूज पर आते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पूरे हमारे प्रोविंस का, इस रीजन का, जो पीर पंजाल रीजन है, इसका एक सबसे वाइटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। आपने असेंबली में भी इसकी बात रखी थी, मैं भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम इस पे बात कहते हैं। हम यही चाहते हैं कि सिस्टमेटिक चीज़ें ठीक चले और वहाँ पे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़, खासकर पेशेंट केयर मिलता चले। हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इट्टू मैडम का भी विजिट था, वहाँ पे भी काफ़ी बातें हुई इस चीज़ को लेकर। जीएमसी राजौरी में इश्यूज़ हैं, मैं आपको वो गिनवा देता हूँ क्योंकि आपने वही गिनवाने हैं, मैं आपको पहले गिनवा लेता हूँ। वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज का इशू है, पेशेंट केयर से जुड़ा हुआ इशू है, एक्सरे मशीन से जुड़ा हुआ इशू था, एमआरआई नहीं है, ये सब चीज़ें, सीटी स्कैन कभी नहीं चलता, कभी चलता है, कभी और 10 किस्म के इशूज़ हैं, लोगों को दवाई नहीं मिलती, लोगों को पट्टी नहीं मिलती, लोगों को और 10 किस्म की चीज़ें नहीं मिलती, कभी डॉक्टर्स को लेकर कराई हो जाती है। ये एक इशूज़ हैं पेशेंट केयर से जुड़े हुए। जीएमसी राजौरी को लेकर आपका विजन क्या है? जो चीज़ें हैं उनमें 10 दिक्कतें हैं, मैंने आपको पूरी गिनवा दी, उनको ठीक करवाना हमारी जिम्मेवारी। नई चीजों के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, एक सबसे पहले तो पेशेंट केयर। 70% पेशेंट वो होते हैं जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिन्हें जाना है, चेक कराना, निकल आना है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने डायलिसिस का यूनिट 4th फ्लोर पे रखा है। अगर आप किसी डायलिसिस पेशेंट से बात करिए, और मैं कहूँगा आपको इंटरव्यू आती है दिक्कत नहीं, उनको जब डायलिसिस 3 घंटे के बाद लिफ्ट भी नहीं चलती, तो लिफ्ट नहीं चलती और वो पैदल, और तब बीपी डाउन होता है, वीकनेस होती है, बहुत ज्यादा होती है। आप मुझे बताइए, अगर लिफ्ट नहीं चलती थी तो क्या वो डायलिसिस 4th फ्लोर से 1st फ्लोर पे नहीं हो सकता था? और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि आज हमारे भी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी नहीं है, आर्थो वार्ड भी 3रे फ्लोर पे था, उनसे हमने बात की, उन्होंने जबरदस्ती कोशिश कर करके आर्थो वार्ड को ग्राउंड पिलाया। एक जब इंसान की हड्डी टूटी होती है और आप उसको बोलो सीढ़ियां चढ़ के, आप मुझे बताओ, आप कहते हैं कि मैं इसको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाऊं, मतलब जिसने 4th फ्लोर पे वो रखा होगा उसने क्या सोच के रखा होगा? तो पहले तो इन चीजों को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि उसमें कैथ लैब की जरूरत है, एमआरआई की जरूरत, न्यूरोसर्जन की जरूरत है, लेकिन जब वहां ग्लूकोमीटर नहीं मिल रहा, वहां ब्लड शुगर चेक करने के लिए जिम्मेवार कौन है फिर? अब सिस्टम जिम्मेवार है। देखिए, एक बात मैंने तभी आपको बोला कि मेरी प्राइम जो फोकस है इस इंस्टीट्यूशन को, मेरा विजन आप पूछ रहे हैं ना, इसको लेकर के मेरा विजन ये है कि ये मेडिकल कॉलेज जो कि लगभग 2.5 डिस्ट्रिक्ट को, हाँ 2.5 डिस्ट्रिक्ट को, बिल्कुल, राजौरी, पुंछ और रियासी, बिल्कुल 2.5 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कैटर करता है, वहाँ के लोग आते हैं। बिल्कुल, मेरा एक ही प्रोग्राम है, मैं यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूँ, मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन कर दूंगा मेरा ये पेशेंट आ रहा है, इसकी केयर होनी चाहिए, तो वो लेकिन मैं चाहता हूँ आम आदमी कि इसको उस तरह की फैसिलिटी हो कि एक आम आदमी घर से अगर जाए, उसको बिना किसी सिफारिश के उसको ब्लड भी मिल जाए, उसका ट्रीटमेंट भी हो, सफाई भी हो, और उसको ये लगे
कि मैं किसी हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ और मैं बीमार आया था और मैं ठीक होके जा रहा हूँ। मेरा यही विजन है, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। आपको याद होगा कि मैं पहले दिन मैंने विजिट की थी और मैं सीधा मैं बाथरूम में, क्योंकि अगर हॉस्पिटल जो होता है वो एक एपिटोम होता है, वो सफाई का एक सिंबल होता है। नहीं, उसके अलावा भी भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अभी आपको या मुझे कुछ तकलीफ होगी तो हम भी वही बाद में हम चले जाएंगे जहाँ भी जाना है। शुरुआत तो यही होनी है। तो मैं आपको बताऊं, इसलिए मुझे इन इश्यूज का पता है। एक इफ्तिकार जी, हम इसी में इश्यूज के अलावा हम सोल्यूशन पे बात करते हैं, हमारा काफ़ी वक्त भी हो गया, शॉर्ट में इसको निपटाएंगे। MCH की एक इमारत बनी थी ओल्ड हॉस्पिटल में, जहाँ बचपन में आपका भी इलाज हुआ होगा, मेरा भी हुआ था। वो MCH की इमारत आज की डेट में जू की तू पड़ी हुई है, और मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी, मुतलका जो ऑफिसर्स हैं जो हमारे GMC से जुड़े, वो कहते हैं जी ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है। ये डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स नहीं बनाता। बहरहाल वो बिल्डिंग जिसने भी बनाई होगी, और यकीनन PWD के उसके डोमेन में ही बनी होगी, आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि वो बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हैंड ओवर हो। वहाँ पे पूरा जो है, मैं उसके लिए आपको बता दूँ, देखिए उस बिल्डिंग की मेरे नोटिस में ये चीज़ आई, क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी देर से काम शुरू हो रहा है। ये नहीं कि अब मेरे MLA बनने के बाद नहीं हुआ, 80% कंप्लीट है। हाँ, उसमें 2 करोड़, वो शबीर खान साहब के टाइम पे शुरू हुआ, वो 2 करोड़ 27 लाख रुपए उस पर खर्च हुए। ठीक, मैंने परसों ADDC साहब से मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या स्टेटस है। उन्होंने फिर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से बात की, और 2 करोड़ 27 लाख उस पर खर्च हुए। लेकिन हुआ ये कि कोविड के दौरान वो हॉस्पिटल तैयार था, इनको शिफ्ट करना था मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, MCH। तो बीच में क्या हो गया, कोविड हो गया, तो उनको सिस्टम कोविड में उसको शिफ्ट कर दिया। फिर यहाँ थोड़ी सी लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप मैं कहूँगा, तो ये पॉलिटिक्स का शिकार होते होते वो वहाँ गोदाम रखा हुआ है मेडिसिन का। बिल्कुल। और आज भी मैडम के साथ, हेल्थ मिनिस्टर के साथ मैंने ये इशू टेकअप किया, और मेरे पास कुछ लोग भी आए थे, मैंने उनको भी एश्योर किया कि ये जो हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट होगा, जल्दी होना चाहिए। नहीं, अब मतलब आजकल में तो नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो, प्रायोरिटी पे काम। मेरी एक बात, गवर्नेंस को अगर टाइम बाउंड मैनर में हम करेंगे तो उसका फ़ायदा है। तो मैंने आज भी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से ये बात की है, मैडम स्कीना इट्टू से, और उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ को बोला है और प्रिंसिपल साहब को भी बोला है कि इसको जल्दी स्पीड अप कीजिए, और करके इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, उसमें क्या फंड्स की ज़रूरत है, वो लिखिए गवर्नमेंट को, ताकि हम उसको शिफ्ट करें। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो हम हर हाल में शिफ्ट करवाएंगे। एक GMC में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, उसके लिए एक नया स्पेशलाइज्ड चाइल्ड केयर यूनिट बना भी था, वो बंद पड़ा हुआ, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब हम इस इंटरव्यू को ख़त्म भी करेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। ये हमारे साथ MLA राजौरी इफ्तिकार भी थे। हमने बारीकी से तमाम उन पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जो, और एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, एक तो हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, और सबसे बड़ी बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। हमारे यहाँ क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं इस्टेब्लिश? हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट क्यों नहीं है? हमारे पास अमरूद है, क्या जूस की फैक्ट्री नहीं लग सकती? हमारे पास चरोटा, खुबानी, ये जो यहाँ का लोकल फ्रूट है, क्या उस पे हम जैम जेलीज इस तरीके से नहीं? तो ये इन पे भी मेरा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिल सके। तो ये विजन मेरा है, क्लियर है, और इस पर मैं काम करूँगा। और आप देखेंगे 1 महीने का जो कार्यकाल है उसमें अगर आप कंपेयर कर लो तो आप, मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा, मैंने आपको अप्रिशिएट किया उन चीज़ों के लिए जो आपने की। थैंक यू। जो चीज़ें आपने शुरू करवाई उनके लिए भी अप्रिशिएट, कि मैं उस दिन असल अप्रिसिएशन आपको दूंगा जिस दिन आपकी तरफ से तैयार किया हुआ कोई प्रोजेक्ट वो यहाँ जमीनी सतह वो मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे आपने DPRs का जिक्र किया, मैं 1 महीने में नहीं ये कहूँगा कि आप चांद तारे तोड़ के ले आए, लेकिन जो आपने किया
वो भी अच्छा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप नए सिरे से चीज़ें करेंगे। और क्योंकि मुझे किसी एक आदमी ने ये कहा था कि इफ्तिकार जी तो पुरानी चीज़ों का क्रेडिट लेने चल पड़े हैं, तो बहरहाल वो ऐसे ही एक मजाकिया में बात कह रहा हूँ। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ तमाम चीज़ों के लिए जो नहीं है। मैंने कमियां भी गिनवा दी, आपके मैनिफेस्टो पे बात हुई। मैं हर 1-2 महीने के बाद आपसे बात करूंगा, आपको पूछूंगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने लोगों से जिन जिन बातों पे वोट मांगे थे उनका क्या किया है। और यही डेमोक्रेसी का साइन है। यही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप जैसे जर्नलिस्ट, जब तक जनता जागरूक रहेगी, हम पॉलिटिकल लोग काम करते रहेंगे। हाँ, और लोगों के फ़ोन उठाते रहेंगे। ये मेरे साथ एमएलए राजौरी इफ्तिकार जी थे। ठीक है, सवालात किए, कुछ चीज़ों का इन्होंने लंबा जवाब दिया, कुछ में सटीक सा जवाब मिला। कोशिश हमारी इस इंटरव्यू में यही थी कि इनको याद करवाया जाए अपना वो इंटरव्यू जो इलेक्शन लड़ने से पहले इन्होंने दिया था, उसमें क्या क्या वायदे थे। आज भी इनका पूरा जो मैनिफेस्टो है, या फिर हम कहें कि जो प्रॉमिस पेपर है, वो भी मेरे पास है। उसके एक एक पॉइंट्स हमने इनको गिनवाए हैं। इन्होंने जो काम किए वो इन्होंने गिनवाए, जो काम करने जा रहे हैं उनका विजन बताया। हम यकीन यही रखते हैं कि इनकी तरफ से जो जो वायदे किए गए थे वो पूरे होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है या पब्लिक वेलफेयर सिस्टम है, उसमें हर लिहाज से बेहतरी आएगी। क्योंकि चाहे वो इनकी तरफ से आए, मेरी तरफ से आए, किसी की भी तरफ से आए, कतार में खड़ा आखिरी शहरी जो कि एक गरीब है, पसमानदा है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, उसकी आवाज़ सुनी जाए। शुक्रिया।